अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल बच्चों। आप सभी बच्चों को हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल पाकिस्तान डायनामिक वाले में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे क्लास 11 का लेक्चर है हमारा, थर्मोडायनेमिक का इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, जिसमें सिर्फ हम इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। फिर उससे मतलब बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हम फर्दर अपने लेक्चर मतलब मज़ेदार लेक्चर लेके आएंगे आप लोगों के सामने। तो चलिए बिना टाइम ज़ाय किए हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे थर्मोडायनामिक। इसको समझते हैं, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, मतलब कि चैप्टर की शुरुआत है। तो शुरुआत का लेक्चर तो सारा इंट्रोडक्टरी होता है, आप लोगों को पता है। तो हम बात करने हैं थर्मोडायनामिक। थर्मोडायनामिक थर्मोडायनामिक किससे कहेंगे? थर्म कहते हैं हीट को। थर्म व्हाट मीन ऑफ थर्म, मतलब हीट। एंड डायनामिक मोशन को कहते हैं, ठीक है। हीट का मोशन यानी कि हीट का ट्रांसफर। इसमें हम पढ़ेंगे हीट का ट्रांसफर कर जाना, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट, ठीक है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इनटू वर्क। हीट का वर्क में कैसे कन्वर्ट होता है? बेसिकली वर्क ही होता है एनर्जी में, वर्क कहें या एनर्जी में कहें। एनर्जी में जैसे मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। मैं सब चीज़ें बताऊंगा। तो इसके ये किससे डील करती है? विच डील्स विद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट। हीट का ट्रांसफर हो जाना, ट्रांसफर कर जाना किस में? इनटू वर्क। वर्क में आर यूं कह लें एनर्जी, वर्क आर एनर्जी, जैसे कि सच एज मैकेनिकल एनर्जी सबसे बड़ी अहम है, मैकेनिकल एनर्जी, और या यूं कह ले इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यार देखिए आसान सी बात है भैया, इस चैप्टर में आप सिर्फ यही पढ़ोगे कि हीट की वजह से वर्क कैसे होता है, सारी यही चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे आप को पता है हीट हमें मिलती है, इंजन इससे हीट मिलती है, प्रोवाइड करते हैं, तो तभी वर्क होता है, मैकेनिकल वर्क होता है जो गाड़ी चलती है हमारी, ठीक है। तो ये सब क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट हो रही है, हीट का ट्रांसफर होके मैकेनिकल वर्क आउटपुट मिले, मैकेनिकल वर्क मिले या इलेक्ट्रिकल वर्क मिले। ये सभी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यार ही हीट क्या चीज़ है, हीट को समझते हैं, ठीक है। टेम्परेचर को समझेंगे। सबसे पहले हीट क्या है? आप सभी जानते हैं हीट, हीट के दो कंसेप्ट हैं, एक ओल्ड कंसेप्ट है, एक मॉडर्न कंसेप्ट है। जरा ओल्ड कंसेप्ट देखते हैं। ओल्ड कंसेप्ट ऑफ हीट, ओल्ड कंसेप्ट ऑफ हीट, हीट का पुराना कंसेप्ट, एकदम पुराना। पहले लोगों का क्या ख्याल था? ये एक क्लोरिक इनविजिबल फ्लूइड समझा जाता था हीट को, क्लोरिक इनविजिबल फ्लूइड, ठीक है। इट इज़ अ, लिखिए यार, इट इज़, आज ज़्यादा थ्योरी होगी ना, लिखने वाली चीज़ें होंगी आज से, इसलिए आप भी लिखें। इट इज़ अ क्लोरिक इनविजिबल फ्लूइड। इसको फ्लूइड समझते क्योंकि मोशन कर रहे ना, हीट, हीट ट्रांसफर हो रही थी, तभी फिर इसको फ्लूइड समझा गया, इनविजिबल। जैसे अगर कोई गर्म चीज़ हो तो उसमें से, जैसे चाय है, अगर वो गर्म है तो उसमें से बाहर हीट निकल रही है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, मतलब हीट जब निकल रही है हीट, तो वो ये समझते थे इस चाय के अंदर कोई ऐसा फ्लूइड है, गर्म चाय के अंदर या गर्म चीज़ के अंदर, कि उसमें से एक फ्लूइड है जो बाहर निकल निकल के ख़त्म होता है, फिर चाय ठंडी हो जाती है। पहले लोग ये समझते थे, इतने मतलब सादे लोग थे कि चाय गर्म है तो गर्म चाय के अंदर कोई ऐसा फ्लूइड है जो हमें नज़र नहीं आता, इनविजिबल है, जो क्या करते थे, मोशन करके, फ्लूइड है तो मोशन करेगा तो वो ख़त्म हो जाता है फ्लूइड। लोगों का ये ख्याल था, पुराना कंसेप्ट, ठीक है। इसके बेस पे आज हीट की एक यूनिट कैलोरी को भी रखा जाता है, पढ़ा जाता है। तो अब इसकी जो मॉडर्न कंसेप्ट है हीट का, मॉडर्न कंसेप्ट जो है वो क्या है? मॉडर्न कंसेप्ट ये है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट को इससे जस्ट ये समझा जाता है, ये एनर्जी की एक फॉर्म है जो फ्लो करती है हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी तक, तब तक फ्लो करेगी जब तक दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर इक्वल नहीं होता। ज़रा इस डेफिनेशन को लिख लेते हैं। इट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की एक फॉर्म है, बिल्कुल है, विच ऑलवेज, विच
फ्लोज फ्रॉम, कहाँ से कहाँ फ्लो करती है? फ्लोज फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, कोल्डर बॉडी, अनटिल, तब तक, अनटिल temperature of both bodies, until temperature of both bodies become equal, bodies becomes equal। जब तक दोनों बॉडीज का टेम्परेचर इक्वल नहीं होता तब तक क्या कर देती है? हीट फ्लो करती रहती है। यार हीट की जो यूनिट है उसके ऊपर बात करते हैं। या यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ हीट, देखिएगा यूनिट इसकी जॉल होती है, बिल्कुल होती है, आप पढ़ते आ रहे हो, जॉल यूनिट है। तो ये क्या चक्कर है? एनर्जी की यूनिट जॉल, वर्क की यूनिट भी जॉल है और हीट की यूनिट भी जॉल है। तो इसमें फ़र्क क्या है? दोनों की वर्क भी आपके पास एनर्जी ही होती है। वर्क बेसिकली एक मैकेनिकल मतलब एनर्जी, जब वर्क करते तो किसी बॉडी के अंदर मैकेनिकल एनर्जी आती है। जैसे हम वर्क करते हैं, अब देखो पहले दोनों की एनर्जी मतलब जॉल है, दोनों की जो यूनिट है जॉल है, तो फ़र्क क्या रह गया फिर? उसके हम बात करते हैं। फ़र्क ये है कि जो वर्क है वो एक मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है। वर्क जो है, जिस वर्क के ज़रिए मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। जैसे वर्क करते हो, फोर्स लगाते हो किसी बॉडी के ऊपर, वहाँ पे क्या होता है? बॉडी के ऊपर फोर्स लगाने से बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी या स्पीड चेंज होगी, स्पीड चेंज होगी उसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी, तो वो उसमें भी मैकेनिकल एनर्जी आ जाती है। तो हीट जो है इसमें भी वर्क की क्या है? वर्क को हम ये लिखेंगे, चलो इंग्लिश लिखते हैं, इट इज़ अ मैकेनिकल वे ऑफ, इट इज़ अ, लिख दो, मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी का ट्रांसफर करने का एक मैकेनिकल वे होता है, एक मैकेनिकल तरीका है जिससे आप देख भी लेते हो काइनेटिक एनर्जी उसकी चेंज हो रही होती है। एनर्जी डेफिनेटली एनर्जी है, ठीक है। जबकि हीट जो है ये नॉन मैकेनिकल है, इट इज़ अ नॉन मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। नॉन मैकेनिकल है, मैकेनिकल यानी कि हीट आप दे रहे हो तो एनर्जी तो मिलती है बॉडी को, लेकिन उसमें कोई फोर्स नहीं लगानी पड़ती है, कोई डिस्प्लेसमेंट वगैरह नहीं कराना पड़ता है आपको। तो मतलब वो क्या है? एक नॉन मैकेनिकल वे है एनर्जी का ट्रांसफ़र होती, दोनों केसेस में एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है, दोनों केसेस में। हीट की तब तक आपको समझ नहीं आएगी जब तक आपको टेम्परेचर की नहीं समझ आती है। तो चलिए इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर क्या है? ठीक है, हीट की समझ आ गई होगी, टेम्परेचर की बात करते हैं, मिटा देते हैं भैया। ठीक है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, सारे लिखने वाला काम है भैया, आप भी अपने उसमें लिख दें। तो हीट और टेम्परेचर, टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर की सिंपल जो डेफिनेशन है वो क्या है? द एवरेज एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल, इसका टेम्परेचर क्या है? द एवरेज एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल इन ए सब्सटेंस, मॉलिक्यूल इज का एनर्जी। यार सिंपल सी डेफिनेशन मैंने ढूंढ के लिखी है, आप भी लिख लें। ये ऐसी सिंपल मतलब सादा बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्या है? द एवरेज एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल, किसी बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल है उनकी एवरेज एनर्जी को हम टेम्परेचर कहते हैं, लेकिन हीट ये नहीं है। एवरेज एनर्जी को हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं। अब देखिए दो बॉडीज हैं, अब दोनों की फ़र्क समझ आएगी आपको, हीट और उसकी टेम्परेचर की। एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है। मान ले बॉडी ए का टेम्परेचर टी ए, बॉडी बी का टेम्परेचर टी बी है। टी और टी बी है। ए से मान ले ए बॉडी के मॉलिक्यूल की एवरेज एनर्जी कम ज़्यादा है। ए बॉडी यानी कि भाई देखो टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर ज़्यादा है, बॉडी ए के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा है, एवरेज एनर्जी ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी ए का जो टेम्परेचर है वो क्या है? ज़्यादा है। किससे? बॉडी बी के मॉलिक्यूल के टेम्परेचर से। हीट ऑलवेज कब फ्लो करती है? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ये नोट में लिख दीजिएगा। नोट में क्या लिखेंगे? हीट इज फ्लो, हीट ऑलवेज
फ्लो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फ्लोज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस। देखिए टी ए का टेम्परेचर टी बी से ज़्यादा है, इसका क्या मतलब है? किसी बॉडी का किसी दूसरे बॉडी का, मैं कहूँ मेरा टेम्परेचर ज़्यादा है आप लोगों से, तो इसका मतलब है मेरे अंदर की जो मालिक्यूल है उनकी एवरेज एनर्जी ज़्यादा है आपके अंदर की मालिक्यूल की। इसी तरह कोई भी बॉडी है यार, ये बॉडी ए बॉडी बी है, तो बॉडी ए का टेम्परेचर ज़्यादा है, इसको हम कैसे कह सकते हैं कि बॉडी ए के अंदर जो मालिक्यूल है उनकी एवरेज एनर्जी ज़्यादा है, और सेम इसी तरह बॉडी बी के अंदर जो मालिक्यूल है उनकी एवरेज एनर्जी कम है। एवरेज एनर्जी बॉडी बी के अंदर कम है तो मतलब दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस आ गया, एक में टेम्परेचर ज़्यादा एक में टेम्परेचर कम, तो हीट का फ्लो करना होगा वहाँ पे जब टेम्परेचर दो बॉडीज़ में डिफरेंस है। तो जब भी टेम्परेचर दो बॉडीज़ में डिफरेंट रहेगा तब आपके पास हीट फ्लो करती है, अदरवाइज हीट नहीं फ्लो करेगी। अगर दोनों का टेम्परेचर सेम रहता है तो हीट फ्लो करना बंद कर देती है, हीट फ्लो करना बंद कर देती है। समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। तो चलिए अभी हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। ज़रा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है भैया, इतना घबराना नहीं, ठीक है। आगे आएंगे मुश्किल चीज़ें, उसमें ज़रा टाइम लगाएंगे। अब इसमें खटाक से कर रहे हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, ये भी समझाना लाजमी है। अब टेम्परेचर समझाए, हीट समझाए, तो अब किस बात की देर है कि अभी हम इक्विलिब्रियम भी समझते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होगी? देखिए इक्विलिब्रियम आप समझते हो ना, दो तरह की इक्विलिब्रियम होती है। एक को कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम ना थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या है? थर्मो, देखो फिजिक्स में ये तो खूबसूरती है, एक चीज समझो उसको दूसरे साथ रिलेट करो, बड़ी अच्छी से समझ आती है फिजिक्स। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम भी होती है, एक होती है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, एक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम से तो आप वाकिफ हो, क्यों नहीं वाकिफ? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम यानी कि कोई बॉडी तब इक्विलिब्रियम में होगी जब उसमें लगने वाली नेट फोर्स जीरो हो, यानी कि रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म स्पीड से जाए, तब बॉडी किस में होती है? इक्विलिब्रियम में होती है। इट्स मीन कि आपको पता है कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कब एग्जिस्ट करेगी? जब बॉडी पे लगने वाले नेट फोर्स जीरो हो, या यूं कह ले बॉडी पे लगने वाली नेट फोर्स जीरो है, तो इसका मतलब है बॉडी में लगने वाला टार्क भी जीरो होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए, मुकम्मल इक्विलिब्रियम के लिए टार्क भी जीरो हो और उसका एक्सेलरेशन भी क्या हो? जीरो हो। तो ये सारी कंडीशन हो तो वो बॉडी किस में होती है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होती है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होती है, ठीक है। अब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कब एग्जिस्ट करती है? यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम, ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है या इसको आप थर्मल इक्विलिब्रियम लिखे हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम कब होगी? थर्मल इक्विलिब्रियम यार, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का हो या थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम कब होगी? थर्मल इक्विलिब्रियम तब होगी जब किसी भी बॉडी के मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो कांस्टेंट हो। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी यानी कि उस बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी का प्रेशर, बॉडी का वॉल्यूम, V से वॉल्यूम, P से प्रेशर, T से टेम्परेचर, और ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हो, और बॉडी का मेस कांस्टेंट हो, बॉडी के अंदर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो। अगर किसी बॉडी का एक ही किसी टाइम में उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा या नहीं घट रहा, साथ ही साथ जू के लिए उसका जो प्रेशर है वो भी नहीं बढ़ रहा, गैस मालिक्यूल ले लें भैया, गैस के मालिक्यूल ले लें, ठीक है, यानी कि उनका न टेम्परेचर बढ़ रहा है, ना उनका प्रेशर कम ज़्यादा हो रहा है, ना उनका वॉल्यूम कम ज़्यादा हो रहा है, और ना उनके अंदर नंबर ऑफ मोल्स हैं, यानी कि जितने गैस के मालिक्यूल मोल्स थे उतना ही है, और साथ ही साथ उनका जो मैस है वो भी इतना ही है। तो इस मीन्स कि वो जो बॉडी है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ज़रा इसका कि कैसे होगा, ये कैसी चीज़, मतलब कब पॉसिबल हो सकती है ये चीज़ कि बॉडी का टेम्परेचर भी ना बढ़े, बॉडी का प्रेशर भी ना बढ़े, बॉडी का वॉल्यूम भी कम ज़्यादा ना हो, और साथ ही साथ उसमें अंदर नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट रहे। तो ये सब चीज़ें अगर कांस्टेंट रहती है तो तब वो बॉडी किस में आती है? थर्मल इक्विलिब्रियम में आती है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। ये कैसे, कब, कैसे मुमकिन है? हाउ इज़ इट वी कैन अचीव, ये कि इसको हम कैसे
अचीव कर सकते हैं। देखिए इसके लिए मैं ऐसा कंसिडर करता हूँ, ये हमारे पास एक बॉडी है, बट ये बॉडी ऐसी है ना कि ये बिल्कुल आइसोलेटेड सिस्टम है। ये क्या है? ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, अलग थलग सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है। यानी कि इसके अंदर जो गैस है या कोई भी चीज़ आपने डाल रखी है, मान ले उसका प्रेशर जो है वो PA है, और इसका प्रेशर कह लें, टेम्परेचर कह लें, वॉल्यूम कह लें, M कह लें, यानी कि मैस कह लें, नंबर ऑफ मोल, ये सारे क्या है? सेम है, कांस्टेंट है। कब कांस्टेंट हो गई भैया? देखो कोई भी बॉडी किसी चीज़ के अंदर, मतलब कोई गैस रखते हो, कोई चीज़ रखते हो, तो कुछ ना कुछ तो हो रहा होता है, हीट ट्रांसफ़र फिर भी हो रही होती है, क्योंकि वाल्व तो ऐसी होती है, क्योंकि उसमें से हीट ट्रांसफ़र होगी, या उसमें से यूँ कह ले उसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है बाहर एनवायरनमेंट से। ठीक है, कोई अगर जो ऐसे है तो नंबर ऑफ मोल्स में कम ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन इसको अचीव करने के लिए शर्त ये है कि आपकी जो वाल है, ये क्या है? वाल्स है, ये जो है बाउंड्री है किसकी? क्या है? या वाल कह लें या बाउंड्री। बाउंड्री ज़्यादा खूबसूरत लफ्ज़ है, बाउंड्री का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ज़्यादातर यहाँ बाउंड्री कहेंगे, सिस्टम कहेंगे, ये चीज़ें आगे आप इससे फेमिलियर होंगे। ठीक है, वाकिफ़ हो जाएंगे, मसला नहीं है। शुरू में अजीब अजीब लफ्ज़ आते हैं। तो ये जो आपके पास क्या है, ये जो वाल है ये नॉन कंडक्टिंग होती है। क्या होती है? नॉन कंडक्टिंग होती है। नॉन कंडक्टिंग मतलब इंसुलेटेड होती है, या यूँ कह लें इंसुलेटेड होती है। देखो इंसुलेटर वो होता है जिसमें से हीट पास ना कर सके, यही कहते हैं ना आप। तो यहाँ पे ये इंसुलेटेड है, नॉन कंडक्टिंग है, या यूं कह ले एडियाबैटिक है। एडिया एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक किसे बोलेंगे? एडियाबैटिक, देखो नॉन कंडक्टिंग का मतलब ही एडियाबैटिक है। फिजिक्स वालों को पसंद नहीं आया कि नॉन कंडक्टिंग बोलना, उन्होंने एडियाबैटिक बोला। एडियाबैटिक ऐसा प्रोसेस जिसमें से हीट जो है ट्रांसफ़र न कर जाए। अब यहाँ पे ये ऐसा सिस्टम के अंदर आपने गैस डाली हुई है जिसमें से ना हीट बाहर जा सकती ना अंदर आ सकती है, मीन्स वो बिल्कुल अलग थलग है। तो मीन्स अगर वो चीज़ें अब ऐसे इंसुलेटेड या आप नॉन कंडक्टिंग सिस्टम में रखा है, तो इट्स ये पॉसिबिलिटी है कि उसका प्रेशर भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा, और ये भी मुमकिन है उसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा, और ये भी मुमकिन है वॉल्यूम उतना ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो आइसोलेटेड है, बिल्कुल बाहर की दुनिया से उसको परवाह ही नहीं है, बिल्कुल अलग है। ठीक है, अपने मज़े में। तो साथ उसका नंबर ऑफ मोल्स जो है वो भी उतने ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसने थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव किए, थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव किए। तो थर्मल इक्विलिब्रियम को हम ये कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रहें, तो तब वो बॉडी किस में होगी? थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। मैकेनिकल में क्या होती है? नेट फोर्स जीरो हो, या यूँ कह लें टार्क जीरो हो, एक्सेलरेशन जीरो, तब वो बॉडी किस में होती है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होती है। बिल्कुल अपोजिट है यहाँ पे, समझ आ गई होगी आपको। तो अब हम बात करते हैं दो बॉडीज़ कब थर्मल इक्विलिब्रियम में हो सकती है। अब किताब में लिखा रहता है कि दो बॉडीज़ तभी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी जब बॉडी ए का टेम्परेचर बॉडी बी के बराबर हो। अब ऐसा मुमकिन भी नहीं है, ऐसा मुमकिन भी नहीं है कि अगर ऐसा भी हो कि दोनों बॉडीज़ जो है वो डिफरेंट हो, और वो दोनों एडियाबैटिक उसमें हो, वाल्स हो उनकी, तो तब भी वो किस में होते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं। तब भी वो किस में होते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। ये दो बॉडीज हैं जिनकी वाल्स एडियाबैटिक है। क्या है? एडियाबैटिक है। तो अब इनकी वाल्स एडियाबैटिक है, यानी कि बॉडी ए है, बॉडी बी है। इसका टेम्परेचर पी, प्रेशर पी है, टेम्परेचर टी है, वॉल्यूम वी है। इसका फिर प्रेशर पी है, टेम्परेचर टी है, वॉल्यूम टी, पी बी वी बी है। इसका मतलब है टेम्परेचर, प्रेशर उनके अपने अपने हैं। फिर क्या ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में? बिल्कुल होंगे। ये अपनी कंडीशंस को पूरी कर रहा है। ये जो पहली बॉडी है इसके प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम सब कांस्टेंट हो, तो भाई क्या है कि किसी बॉडी के साथ इक्वल होना लाजमी थोड़ी ना है। तो किस में होगा? ये थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। इसी तरह अब अगर ये ऐसा ना हो कि अंदर वाली वाल इनकी डायथर्मिक हो, डायथर्मिक हो, ये वाल्स क्या हो? डायथर्मिक। अब मैं ये बताता हूँ डायथर्मिक क्या होती है। कंडक्टिंग को बोलते हैं। अच्छा, वाल्स क्या हो? कंडक्टिंग हो, डायथर्मिक हो या कंडक्टिंग वाल्स हैं। तो क्या होगा
जिसका टेम्परेचर या प्रेशर या वॉल्यूम ज़्यादा है तो वो एक से दूसरे की तरफ फ्लो कर जाएगा, और एक वक्त आ जाएगा दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसलिए तरह हम कह सकते हैं कि दोनों बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गई है। तो यहाँ तक था आज का हमारा लेक्चर। तो इसके ऊपर ज़रा आगे भी लेक्चर हम अपने अपलोड करेंगे, तो हमारे साथ बनी रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।